हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 24वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। राजपूत राजवंश 600 से 1200 के बीच उत्तर भारत में राजपूत वंश शासन कर रहे थे। इस कारण इतिहासकार ने इस काल को राजपूत युगीन काल कहा था। राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंज से हुई थी, जिसका वर्णन चंद्रबरदाई कवि ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासु में किया है। राजपूतों के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं? राजपूतों के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश, गहरवाल वंश, चौहान वंश, परमार, चंदेल और सोलंकी वंश आते हैं। पिछले वीडियो में हमने चौहान वंश तक पढ़ा था। अब हम परमार वंश, चंदेल वंश और सोलंकी वंश को पढ़ेंगे। परमार वंश। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी और इनका अन्य नाम कृष्णराज था। परमार वंश की राजधानी उज्जैन और धार हुई थी और यह दोनों स्थान कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। परमार वंश को पवार वंश भी कहते थे। इस वंश के शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ सामंत थे। परमार वंश के शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ सामंत हुए थे और इस वंश के राजाओं का कार्यकाल 9वीं से 14वीं सदी तक रहा है। इनके बारे में हमें जानकारी अहमदाबाद अभिलेख, उज्जैन दानपत्र लेख, उदयपुर अभिलेख और उज्जैन लेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं जैसे भोज प्रबंध, तिलक मंजूरी, नव साहित्य सांख्यचरिता और प्रबल चिंतामणि से भी इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह परमार वंश के शासक। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था? सियक। सियक के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक वाकपति राज, सिंधुराज और राजा भोज हुए। राजा भोज का कार्यकाल 1010 से 1055 ईस्वी के मध्य में था और परमार वंश का अंतिम शासक संजीव सिंह को माना जाता है। इन सभी शासकों को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उपेंद्र। उपेंद्र यह इस वंश के संस्थापक थे और इनका अन्य नाम कृष्णराज था। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था और अहमदाबाद लेख के अनुसार यह राष्ट्रकूटों के सामंत थे। उपेंद्र के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक सियक द्वितीय हुए। सियक द्वितीय का अन्य नाम श्रीहर्ष था और यह प्रथम स्वतंत्र शासक थे। सियक द्वितीय के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक वाकपति राज बनते हैं। वाकपति राज मुंज यह सियक द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने उपलवराज, श्रीवल्लभ व अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार या धारा नगरी को बनाया था और इन्होंने धार के पास मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। इनके दरबारी कवि पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमितगति थे। इनके दरबारी कवि पद्मगुप्त ने 9 शाह साक्चरित की रचना की, जबकि धनंजय ने 10 रूपक की रचना की थी। यह सभी आपको याद रखना है। उज्जैन लेख के अनुसार इन्होंने हुरणों को पराजित किया था और उदयपुर लेख के अनुसार इन्होंने कलचुरी राजा को पराजित किया और तिरुपुरी को लूटा था। प्रबल चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार इनका युद्ध तेलब द्वितीय से होता है। तेलब द्वितीय को इन्होंने 6 बार पराजित किया था, लेकिन 7वीं बार में मुंज की पराजय होती है और संभवतः इसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिद्धराज शासक हुए जो मुंज के छोटे भाई थे। इनके दरबार में भी पद्मगुप्त रहते थे जो वाकपति मुंज के दरबारी कवि थे। सिद्धराज ने साहसांक और कुमारनारायण की उपाधि धारण की थी। सिद्धराज के बाद भोज प्रथम शासक हुए जिनका शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी के मध्य में था। यह इस वंश के सबसे महान शासक थे। अभिलेखों में इन्हें कविराज कहा गया था। भोज ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी मंदिर के परिसर में एक
संस्कृत विद्यालय खोजा था। राजा भोज ने भोजपुर नगर की भी स्थापना की थी और इस भोजपुर में उन्होंने भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज का सेनापति जैन कुलचंद्र था। राजा भोज ने महमूद गजनबी के खिलाफ आनंदपाल को सैनिक सहायता भी प्रदान की थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके दरबार में 500 विद्वान रहा करते थे और राजा भोज स्वयं एक विद्वान थे। राजा भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। यह ग्रंथ कौन कौन से हैं? यह हैं आयुर्वेद सर्वस्व, सम रामायण सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, विद्यावनोद, आदित्य प्रभात सिद्धांत, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, योग सूत्र वृत्ति। इन सभी ग्रंथों की रचना राजा भोज ने की थी। राजा भोज शैव धर्म के अनुयायी थी। उदयपुर लेख के अनुसार इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। संभवतः शाकंभरी के चौहान इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। इन्होंने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण किया था और उनकी राजधानी अहिलवाड़ा को लूटा था। भोज के शासन के अंतिम समय में सोलंकी शासक सोमेश्वर और कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने धार पर आक्रमण किया। इनसे युद्ध के दौरान राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। राजा भोज के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक संजीव सिंह थे। यह इस वंश के अंतिम शासक थे। संजीव सिंह परमार यह इस वंश के अंतिम शासक थे। संजीव सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलाउन उल मुल्क ने पराजित कर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इस प्रकार परमार वंश का इतिहास समाप्त होता है। अब हम चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही आप हमारे एक नए टेलीग्राम चैनल गेमिंग चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चंदेल राजवंश। प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश का उदय हुआ था। जीजाक भुक्ति, जो कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, यहीं पर चंदेल राजवंश की उत्पत्ति हुई थी। चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में खजुराहो नामक स्थान पर की थी। चंदेल वंश की अलग अलग समय में अलग अलग राजधानियां हुई हैं, जैसे खजुराहो, कालिंजर, महोबा। चंदेल वंश की राजकीय भाषा संस्कृत हुई है और यह जैन व सनातन धर्म के अनुयायी हुए हैं। इस वंश के बारे में हमें जानकारी महुआ व मऊ लेख, अजयगढ़ लेख, धनदेव के खजुराहो लेख और हमीरपुर के नैनयोर लेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ है, जैसे प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ, परमार रासु ग्रंथ, पृथ्वीराज रासु ग्रंथ और हजन निजामी के लेखों से भी इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह है चंदेल वंश के शासक। नन्नुक इस वंश का संस्थापक था। उसके बाद वाक्पति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल, हर्षदेव, यशोवर्मन, ढंगदेव, गंजदेव, विद्याधर देव शासक बनते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक कीर्ति सिंह था और इस वंश का अंतिम शासक परमवीर देव था। इन सभी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल से देखेंगे। नन्नुक। नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। यह इस वंश का पहला राजा था। इसने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था, जिसका अर्थ होता है खजूर वाटिका या खजूर का बगीचा। नन्नुक ने नृप और महापति की उपाधि धारण की थी। नन्नुक ने नृप और महापति की उपाधि धारण की थी और यह प्रतिहार राजाओं की सामंत हुआ करते थे। यह प्रतिहार शासक नागभट्ट के समकालीन थे। नन्नुक के बाद वाक्पति शासक हुए। यह नन्नुक के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। यह भी प्रतिहार राजाओं के सामंत थे। इन्होंने अपना राज्य विस्तार विंध्य क्षेत्र तक किया था। इनके दो पुत्र थे, जयशक्ति और विजयशक्ति। इसके बाद जयशक्ति शासक बनते हैं। इनका वास्तविक नाम जीजाक था। इन्होंने पूरे चंदेल साम्राज्य का नाम बदलकर जीजाक भुक्ति रख दिया था
और जीजक भुक्ति का आधुनिक नाम बुंदेलखंड है। इसके बाद विजय शक्ति शासक बनते हैं। यह बाकपति के पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम विजयक था। इन्होंने बाहरी आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की थी। विजय शक्ति के बाद राहिल शासक हुए। यह विजय शक्ति के पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम राहिल्ला था। इन्होंने महुबा को जीतकर चंदेल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और महुबा के पास इन्होंने राहिल्ला सागर जलाशय और एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। राहिल के बाद हर्षदेव शासक हुए। यह राहिल के पुत्र थे और हर्षदेव वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इनका उल्लेख खजुराहो लेख में किया गया है। इस लेख में बताया गया है कि यह शक्तिशाली व एक स्वतंत्र शासक थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों को इसमें मतभेद है। हर्षदेव के बाद यशोवर्मन शासक हुए। यह हर्षदेव के पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण वर्मा था। यह इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। इन्होंने प्रतिहार शासकों को पराजित किया और कालिंजर किला पर विजय प्राप्त की थी। कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक देवपाल को इन्होंने पराजित किया और वहां से इन्होंने विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी। यशोवर्मन ने ही चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, और इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। यशोवर्मन के बाद धंगदेव शासक हुए। ये यशोवर्मन के पुत्र थे। इन्हें चंदेल वंश का वास्तविक स्वतंत्र शासक माना जाता है। यशोवर्मन पहले स्वतंत्र शासक थे, लेकिन वास्तविक स्वतंत्र शासक धंगदेव को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो को बनाया था और इन्होंने ही खजुराहो लेक का निर्माण करवाया था। धंगदेव के समय में न्यायाधीश भत्यासुदार थे और इनके प्रधानमंत्री प्रभास थे। धंगदेव ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और कलिंग राजपति की उपाधि धारण की थी और इन्होंने जिन्नाथ, विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंगदेव के बाद गंजदेव शासक हुए, जो राजा धंगदेव के पुत्र थे। इन्होंने खजुराहो में जगदम्बी व चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया था। गंजदेव ने कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या अपने पुत्र विद्याधर के हाथों करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? क्योंकि राज्यपाल अपने राज्य छोड़कर भाग गया था जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। इस कारण राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने कर दी थी। इसके बाद विद्याधर शासक बनते हैं, जो कि गंजदेव के पुत्र थे। इनके समय में चंदेल कला व वास्तुकला में उन्नति हुई थी। विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो राज्यपाल अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। विद्याधर ही अकेला एक ऐसा भारतीय नरेश था जिसने गजनबी की महत्वाकांक्षा का विरोध किया था। विद्याधर के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक कीर्ति सिंह थे। कीर्ति सिंह, इनका वास्तविक नाम कीर्तिवर्मन था और यह विनयपाल और भुवन देवी के पुत्र थे। इन्होंने महुआ में कीर्ति सागर का निर्माण करवाया था और इनके दरबारी कवि श्री कृष्ण मिश्र थे, जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना की थी। कीर्ति सिंह के बाद परमर्दिदेव शासक हुए। परमर्दिदेव का वास्तविक नाम परमार था। परमर्दिदेव ने तदानुवाद और दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनके दरबारी कवि जगनिक थे, जिन्होंने परमार रासु ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का प्रमुख भाग है आलाखंड भाग, जिसमें आला उदल की वीर गाथा गाई हुई है। इनके परम मित्र कन्नौज के राजा जयचंद्र थे। परमर्दिदेव के परम मित्र कन्नौज के राजा जयचंद्र थे। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। इस प्रकार चंदेल राजवंश का इतिहास समाप्त होता है। अब हम सोलंकी वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे गेमिंग के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोलंकी वंश।
सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने लगभग 10वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने अपनी राजधानी अहिलवाड़ा को बनाया था, जो कि गुजरात की पाटन में स्थित है। सोलंकी वंश का राजधर्म जैन व सनातन हुआ है। गुजरात के सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। सोलंकी वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चालुक्य नाम से। इस वंश के बारे में हमें जानकारी उज्जैन लेख, उदयपुर लेख, वारनगल लेख और चित्तौड़गढ़ लेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं, जैसे प्रबल चिंतामणि ग्रंथ, कीर्ति कौमुदी ग्रंथ, कुमार चलितपाल ग्रंथ और हसन निजामी के लेखों से इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह हैं सोलंकी वंश के शासक। इस वंश का प्रथम शासक मूलराज था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, जयपाल, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय हुए। इस वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मूलराज प्रथम, यह सोलंकी वंश का संस्थापक था। इन्होंने अपनी राजधानी अहिलवाड़ा को बनाया था, जो कि गुजरात की पाटन में स्थित है। मूलराज प्रथम ने कच्छ के राजा लक्षराज को पराजित किया और सौराष्ट्र के राजा ग्रहरिपु को पराजित किया था। मूलराज के बाद चामुंडराज, बल्लवराज और दुर्लभराज शासक हुए। चामुंडराज मूलराज के पुत्र थे और बल्लवराज चामुंडराज के पुत्र थे, और फिर दुर्लभराज शासक हुए, जो कि चामुंडराज के पुत्र थे। उसके बाद भीम प्रथम शासक बनते हैं। यह दुर्लभराज का भतीजा था। इनका परम मित्र कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण थे। कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण और भीम प्रथम ने मिलकर मालवा पर आक्रमण किया था और मालवा की राजधानी धार में लूट की थी। 1124-25 ईस्वी में इन्हीं के काल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लेकिन भीम प्रथम ने महमूद गजनबी से कोई मुकाबला नहीं किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह हुए थे। भीम प्रथम के सामंत कौन हुए थे? बिमल शाह, जिन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाला जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। भीम प्रथम के बाद कर्ण शासक हुए। कर्ण ने कर्णावती नगर को बसाया था और वहां कर्णेश्वर और कर्ण सागर झील का निर्माण करवाया था। कर्ण ने पाटन में कर्णमेरु मंदिर और मोंडेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह आपको कर्ण के बारे में याद रखना है। उसके बाद जयसिंह सिद्धराज शासक बनते हैं। यह कर्ण और मलय मल्ल देवी के पुत्र थे और यह शैव धर्म के अनुयायी थे। जयसिंह ने राजा यशोवर्मन को पराजित किया और विजय के बाद अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। जयसिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर और अहिलवाड़ा में सहस्त्रलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने आबू पर्वत पर मंदिर और गजारोही मूर्तियों का भी निर्माण करवाया था। जयसिंह के बाद कुमारपाल शासक हुए। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका विवाह राजकुमारी जहलणा देवी से हुआ था। कुमारपाल की दरबारी कवि हेमचंद थे, जिन्होंने कुमारपाल चरित की रचना की है। कुमारपाल ने परम अर्हत की उपाधि धारण की थी। कुमारपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम अर्हत की। इन्होंने चौहान राजा अरुरुराज, परमार राजा विक्रमसाय और मालवा राजा बल्लभ के गुजरात आक्रमण को विफल कर दिया था और अपने राज्य की रक्षा की थी। कुमारपाल के बाद अजयपाल शासक हुए। अजयपाल ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। प्रबल चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार कपार्दन के कहने पर अजयपाल ने अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया था। ऐसा वर्णन किसने किया गया है? प्रबल चिंतामणि ग्रंथ में। अजयपाल के बाद मूलराज द्वितीय शासक हुए। इनके समय में वास्तविक सत्ता नायिका देवी के हाथों में थी। 1178 में इन्होंने माता नायिका देवी के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था और यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मूलराज के बाद भीम द्वितीय शासक हुए। भीम द्वितीय का अन्य नाम भोला भीम था। इनके मंत्री लवण प्रसाद ने बघेल वंश की नींव डाली थी। भीम द्वितीय के मंत्री थे लवण प्रसाद। इन्होंने बघेल वंश की नींव डाली थी और जो भीम द्वितीय थे
यह सोलंकी वंश के अंतिम राजा थे। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहलवाला में लूट की। इसके बाद भीम द्वितीय के बाद किस वंश का शासन होता है? बघेल वंश का। आगे चलकर 1197-99 के बीच अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां और उलिंग खां ने गुजरात पर आक्रमण किया और बघेल वंश की राजा कर्ण द्वितीय को हराकर गुजरात पर अधिकार कर लिया। अब हम कलचुरी चेदी वंश को पढ़ेंगे। एक अन्य वंश है कलचुरी चेदी वंश, जिसे भी हम देख लेते हैं। कलचुरी चेदी वंश, इस वंश की स्थापना कुकल ने 9वीं शताब्दी में की थी। इस वंश की राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के त्रिपुरी में स्थित थी। इस वंश का राज के चिन्ह वेल था और इस वंश के बारे में हमें जानकारी बड़ौदा और उदयपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। कलचुरी चेदी वंश के प्रमुख शासक हैं कुकल प्रथम, शंकरगण, युवराज, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक गांगेडू, लक्ष्मीकर और इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। कुकल प्रथम, यह इस वंश का संस्थापक था। इसने 9वीं शताब्दी में कलचुरी चेदी वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया था। कुकल प्रथम का विवाह चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से हुआ था। कुकल प्रथम के बाद शंकरगण शासक हुआ। कुकल प्रथम के अनेक पुत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र शंकरगण था। इसने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के पुत्र जगतुन के साथ किया था। शंकरगण के बाद युवराज शासक हुआ। शंकरगण के 2 पुत्रों के नाम हमें मिलते हैं। एक पुत्र था बालहर्ष और दूसरा था युवराज प्रथम। शंकरगण के दरबारी कवि का नाम राजशेखर था और राजशेखर कन्नौज से आए थे और इनके दरबार में बस गए थे। राजशेखर ने ही काव्य मीमांसा व द्विशाल भंजिका ग्रंथ की रचना की है। राजशेखर ने युवराज को उज्जैनी भुजंग भी कहा था। युवराज प्रथम के बाद लक्ष्मण राज, शंकरगण तृतीय, युवराज द्वितीय, कुकल द्वितीय शासक हुए, लेकिन यह इतनी महत्वपूर्ण शासक नहीं है। इसके बाद गांगदेव शासक हुए। गांगदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने लक्ष्मी शैली के सिक्के चलवाए थे और बनारस व भागलपुर के राजाओं को पराजित किया था। गांगदेव के बाद लक्ष्मीकर पराजित हुआ। यह गांगदेव का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम कर्ण या कर्णदेव था। इन्होंने बनारस में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर और त्रिपुरी के कर्णवती मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मीकर ने सोलंकी राजा भीम प्रथम के साथ मिलकर मालवा विजय की थी और इनका युद्ध बंगाल के पाल शासक नयपाल के साथ होता है, लेकिन विद्वान दीपंकर श्रीज्ञान नयपाल और लक्ष्मीकर के बीच संधि करवा देते हैं। इस संधि के तहत नयपाल के पुत्र विग्रहपाल द्वितीय का विवाह लक्ष्मीकर्ण की पुत्री यौवनश्री के साथ कर दिया जाता है। लक्ष्मीकर्ण के बाद यशकर्ण, ज्ञाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह शासक हुए। इसके बाद विजय सिंह शासक बनते हैं। यह इस वंश के अंतिम शासक थे। आगे चलकर चंदेल शासक त्रिलोक्यवर्मन इन्हें पराजित कर देते हैं और इनकी राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।